Today we shall see very interesting article, that is, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसका एक्सीलरेशन 0 है, तो उसका इक्विलिब्रियम एनालिसिस हमें आता है। इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब कितने टो फोर्स आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, किस किस डायरेक्शन में आ रहा है, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये सारा चीज़ जो जानकारी हमें आता है। And we have seen two methods for it. One is Lami's theorem वाला मेथड, दूसरा था सिग्मा fx0 सिग्मा fy0 वाला मेथड। अच्छा, Lami's theorem का क्या लिमिटेशन था? It was limited to only 3 forces। ये 3 से ज़्यादा होने से भी होता है ना, ये भी एक दूसरा तरीका है। और Lami's theorem था दूसरा कंकरेंट फोर्सेज के लिए, ठीक है। यहाँ पर कंकरेंट फोर्स नहीं होंगे तब भी हम कर सकते हैं, 2 फोर्स ऊपर की तरफ, 1 फोर्स नीचे की तरफ, सिग्मा fy0 करेंगे तो अपवर्ड इक्वल डाउनवर्ड फोर्स के भी कर सकते हैं। बट तकलीफ तो तब होता है कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब एक्सीलरेट कर रहा है, तब बताना है फोर्स कितना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन दी बॉडी, और टू एनालाइज द इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये न्यूटन्स लॉ में ही आता है, लेकिन न्यूटन्स लॉ का ये वाला पार्ट आपको कभी बताया नहीं जाता है। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, थोड़े बहुत जानते हो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन थोड़ा थोड़ा सुने होगे। कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आए, और कोई बॉडी मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जाना पसंद करता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आए। ऐसे करके थोड़े थोड़े आप लोग जानते हो। कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स इसके ऊपर नहीं आए। अगर बाहर फोर्स आया तो रेस्ट में रहने की ही कोशिश करेगा वो। सोचो कि आपको कोई टेबल को पुश करके लेना है। जस्ट इमेजिन, टेबल रेस्ट में था तो आपने पुश किया, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ा, कुछ समय के बाद आप उसको ढकेलते हुए लेके जा रहे हो। कब आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, उसमें मोशन इनिशिएट करवाने में या फिर कांस्टेंट मोशन में लेने में? क्योंकि शुरू में वो रेस्ट में था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा था, आप जबरदस्ती उसको लेने की कोशिश कर रहे थे, वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा था। जब चलने लगा तो चलने लगा और रोकने की कोशिश नहीं किया। तो इनिशियली जो रेस्ट में था आप उसको लेने में कोशिश किए तो आपको रोकने की, आपको फीलिंग आ रहा है कि जैसे मेरे को ज़्यादा फोर्स देके रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर आंख बंद करके आप पुश कर रहे हो तो आपको लगेगा कि कोई दूसरा भी आपको अपोज करके टेबल को उल्टा ढकेल रहा है ही नहीं? आंख बंद करके अगर पुश करोगे तो शुरू में डिफिकल्ट हुआ, फिर आराम से चला, मतलब शुरू में कोई रोक के रखा था, शायद छोड़ नहीं रहा था, जबरदस्ती मेरे को उल्टा ढकेल रहा था, अब छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ आराम से, ऐसे लगेगा नहीं लगेगा? ये जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं इनर्शिया। जिसकी जितनी ज़्यादा मास होता है उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा। जैसे मान लो कि आपके सामने 2 पैकेट रखा हुआ है, 2 कार्टून है भरे हुए, मालूम नहीं किसमें क्या है, आपको पूछा गया बताओ इसमें से ज़्यादा मास वाला कौन सा है, हेवी कौन सा है, उठा के देखोगे, जो हेवी लगेगा वो हेवी है, नहीं उठाना अलाउड नहीं है बिना उठाए। हाँ, एक किक मार दिए, कोई अगर आसानी से हट गया तो उसमें मास नहीं है, और किक मारे वो जोर से मारे थोड़ा सा हटा, मतलब वो मासिव है। ऐसे भी पता चलता है कि नहीं चलता है? उठा के देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो उठा के देखने में हम उसके वेट के बारे में डिस्कशन करते हैं, बात सही है, लेकिन जब हम पुश करते हैं, धक्का मारते हैं तो क्या चेक करते हैं? रेस्ट में है तो मोशन में आने में हमें कितना अपोज कर रहा है, व्हाट इज द इनर्शिया प्रॉपर्टी इन दिस, व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रुके रहने की जो उसका दृढ़ता है उसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। आप साइकिल में जा रहे हो और आपको सामने मान लो कोई बिल्ली आ गया, रास्ता काट दिया, या फिर गाय आ गया, भैंस आ गया, तुरंत ब्रेक लगा के 1 मीटर में रुक जाते हो। मान लो ट्रेन उतनी ही स्पीड में जा रहा है जितनी स्पीड में आप जा रहे थे साइकिल में, अभी सामने वो कुछ आ गया तो 1 मीटर में रुक सकता है? नो, बिकॉज द मास इज सो लार्ज, इनर्शिया इज मोर। आप अकेले साइकिल में जा रहे हो, 1 मीटर में ब्रेक लगा के रुक गए, आपके पीछे 2 तो भारी भरकम लड़की को बैठा है, मोटे मोटे, ब्रेक लगा के रुक सकते हो? नहीं, क्योंकि मास इज मोर। क्या थोड़ा फीलिंग आ रहा है? फिजिक्स तो फीलिंग करने वाली चीज है भाई, एब्स्ट्रैक्ट चीज थोड़ी है। तो हुआ यूं कि जो इनर्शिया वाला चीज है ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शिया। दूसरा हुआ इनर्शिया के चलते कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है, चल रहा है तो चलते रहना पसंद करता है। जब रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि वो आपको अपोज कर रहा है, लगता है, अपोज नहीं करता। टेबल क्या बेजान चीज है, कैसे अपोज करेगा मेरे को, मैं जब मूव करवा रहा हूँ, लेकिन हमें लगता है कि मुझे अपोज करता है। या फिर जब उसका मोशन को हम बदलने की कोशिश करते हैं, चल रहा था, मोशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मान लो कि छोटा सा पीस ऑफ थर्मोकोल ऐसे जा रहा था, आप चाह रहे हो कि उसके वो इधर जाए, ऐसे ठोक दिया, इधर चला गया।
हेवी सा चीज ऐसे जा रहा था, इसको इधर जाना है, तो ऐसे धक्का मार दोगे चले जाएगा? जोर से धक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। क्यों इनर्शिया ज्यादा है? क्योंकि मास ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? तो इनर्शिया के चलते वो एक अपोजिशन आपको देता है जब उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन का बदलते हो। कोई बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना मतलब उसको एक्सीलरेट करना। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, कुछ वेलोसिटी आएगा तो एक्सीलरेट किया। कोई बॉडी को एक वेलोसिटी से दूसरे वेलोसिटी में लेना, तब भी तो उसका मतलब वो एक्सीलरेट करना। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के हम सिंगल स्टेटमेंट बना सकते हैं। जब भी हम कोई बॉडी को एक्सीलरेट करवाने की कोशिश करेंगे वो अपोज करेगा, चाहे वो रेस्ट से मोशन में हो या फिर एक मोशन से दूसरे मोशन में हो। क्या मेरी बात पकड़ में आ रहा है? Yes. तो जब भी हम कोई बॉडी को एक्सीलरेट करवाने की कोशिश करेंगे ये हमें अपोज करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स मास, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? अपोज करेगा मतलब कोई बॉडी को इधर को एक्सीलरेट करने की कोशिश करेंगे, वो इधर को अपोज करेगा, मतलब मुझे रोकने की कोशिश करेगा। मतलब मुझे ऐसे लगेगा वो कुछ नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि मुझे वो रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ फोर्स वो दे नहीं रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी हमें लगता है कि हमें अपोज कर रहा है। ये एक स्यूडो फोर्स है, झूठ मूठ का फोर्स है, सचमुच का फोर्स नहीं है। जैसे आप बस में खड़े हो, पता चला ड्राइवर ने चलना शुरू कर दिया, गाड़ी एक्सीलेटर दबाया, जैसे गाड़ी आगे गया आप किधर को गिरोगे? आगे की तरफ, पीछे की तरफ? पीछे की तरफ। आपको लगता है कि कोई पीछे से आपको खींच लिया, कोई खींचा क्या? खींचा नहीं, लगा कि कोई खींच लिया। और गाड़ी चल रहा है, ब्रेक लगा दिया तो सडनली आप आगे की तरफ गिर जाते हो। लगता है कि ब्रेक लगाया, मतलब देखो गाड़ी ऐसे जा रहा है, ब्रेक लगाया मतलब एक्सीलरेशन हुआ कि रिटार्डेशन? तो इधर जा रहा है तो रिटार्डेशन हुआ, मतलब इधर को हुआ एक्सीलरेशन। गाड़ी इधर जा रहा है, इधर को हुआ रिटार्डेशन। तो सोचो मैं इधर जा रहा हूँ, इधर को हुआ रिटार्डेशन, मतलब इधर को हुआ एक्सीलरेशन। मेरे को अपोजिशन मिलेगा, किधर जाऊंगा? इधर, क्योंकि जिधर को एक्सीलरेट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं? और जितना जोर से एक्सीलरेशन होगा उतना ज्यादा अपोजिशन होगा। मान लो सडन ब्रेक मारा, मैं तो भड़ाम करके गिरा। धीरे से एक्सीलरेशन किया तो धीरे से ब्रेक मारा तो मैं धीरे से हिल गया। मतलब जो फोर्स का फीलिंग मुझे आ रहा है बिकॉज ऑफ माई मास एंड इनर्शिया, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन माई मास एंड द एक्सीलरेशन। क्या बात समझ में आया? दूसरा हुआ दैट इज अगेन, जो फोर्स का फीलिंग आ रहा है वो मास और एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड तो करता ही है, एंड दैट इज अगेन ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन। समझ में आया क्या? इट इज ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन। अगर मैं इधर को एक्सीलरेट कर रहा हूं तो मुझे लगेगा फोर्स इधर को आ रहा है, उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। मान लो कि कोई पेंडुलम है, ऐसे पकड़ के खड़ा हूं, हाथ को धीरे धीरे लूंगा तो आपको लगेगा कि पेंडुलम सीधा है, लेकिन अगर मैं हाथ को एक्सीलरेट करवाया यू विल सी द पेंडुलम गेट्स टिल्टेड लाइक दिस। क्यों? क्योंकि लग रहा है कि उसको कोई खींच रहा है, लेकिन सचमुच कोई खींच रहा है क्या? नहीं खींच रहा है। तो एक झूठमूठ का फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। जितना समझ में आया लिख लेंगे, फिर इसको लेके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो एक साथ इतना सारा सुनोगे समझ में नहीं आएगा। तो टॉपिक का नाम हुआ इनर्शिया फोर्स। Inertia of a body is the property by virtue of which it continues in its state of rest or motion with constant velocity. Constant velocity कब? In absence of external force। एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में क्या होता है, कोई बॉडी जहां था वहीं पड़ा रहता है या फिर चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलता है। ये जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं इनर्शिया। समझ में आया? पॉइंट नंबर 2 हुआ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली refers to its mass
more is the mass, more is the inertia. More is the mass, more is the inertia. More is the mass, more is the inertia. समझ में आया? जितनी ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शिया हो। तो दो पैकेट अगर आपके सामने रखे हुए हैं, उनको देख के पता कर सकते हो उसमें से खाली कौन है, भरा हुआ कौन है। पुश करके देखे, जो ज्यादा अपोज कर रहा है वो मासिव है, जो अपोज नहीं कर रहा आराम से हट जा रहा है वो लेस मासिव है, मास कम है उसका। क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आया? अब ये जो हम बोले कि जब गाड़ी चलने लगता है हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया, और गाड़ी चल रहा था ब्रेक लगा हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, है कि नहीं? और आप देखोगे कि कोई कारपेट में धूल बैठा है, कैसे झाड़ते हो उसको? या तो हम बाय स्ट्राइकिंग, नहीं, अब जब कोई कारपेट को झुला दिया और लाठी से मारो धम कर, देखोगे उसमें से धूल निकल के उड़ के आ गया। क्यों धूल के उड़ के आ गया? क्योंकि जैसे आप कारपेट को मारे धूल वहां पर बैठा हुआ था, जैसे मारे कारपेट पीछे भाग गया, धूल बेचारा हवा में, है कि नहीं? निकला फिर तो उड़ने लगा। तो डस्टिंग ए कारपेट इज ऑल्सो ऑफ दैट। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम तो वो वाला जो डिस्कशन अभी हम करने जा रहे हैं, हम बीच में से रोक के जा रहे हैं क्योंकि न्यूटन फास्ट लॉ की तरफ ले जाएगा आपको। अभी हम फास्ट लॉ में नहीं जा रहे, ये न्यूटन फास्ट लॉ में डिस्कशन होगा। हम तो आज बात कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, कि अगर कोई बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है, तब भी उसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं, वो फोर्स के बारे में सब कुछ जानकारी लेना। रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो सबको आता है। लेमिस थ्योरम लगाओ, फ्री बॉडी डायग्राम करो, पॉइंट डायग्राम करो और सिग्मा एफ सिग्मा एफ 0 करो, काम निकल जाएगा। एक्सीलरेट कर रहा है तो क्या करेंगे? तो क्या लिखेंगे? व्हेनेवर ए मास m accelerates at a meter per second square or accelerates at a rate a, ऐसे it experiences a pseudo force, मतलब झूठ मूठ का फोर्स, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया फोर्स, स्यूडो फोर्स इन ऑपोजिशन टू द एक्सीलरेशन। दिस फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स। क्यों हो रहा है? ये इनर्शिया के चलते हो रहा है कि नहीं? इनर्शिया के चलते हो रहा है। जैसे मैं बताया, ये झूठ मूठ का फोर्स है, इट एक्सपीरियंसेस, उसको लगता है। जैसे गाड़ी में आप खड़े थे, गाड़ी इधर चलने लगा, सडनली चलेगा, पीछे की तरफ गिर गए, यू बेवकूफ, पीछे घूम के पूछ रहे कि कौन मारा, कौन खींचा, कौन खींचा? कोई खींचा क्या? नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई खींच ले, है कि नहीं? जैसे मान लो कि ये कोई एक डब्बा है और यहाँ पर ये कोई एक, मान लो कि कोई एक स्मूथ डब्बा है, अंदर स्मूथ है, तेल गिरा हुआ है, इसके अंदर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कोई आया इसको पकड़ के ऐसे खींच लिया, तो आप नहीं देखोगे क्या ये इधर आ गया? आ जाएगा ना, ये ब्लॉक इधर आ जाएगा। अब बोलोगे इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं दिया, उधर कैसे गया? एक्चुअली हो क्या रहा है, ये अपनी जगह पड़ा रहा, ये बदमाश ने क्या किया, ये इसके नीचे नीचे ऐसे चला गया, ये अपनी जगह पड़ा रहा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन उसको क्या लग रहा है? उसको लग रहा है कि मैं चला गया बॉल के पास। लग रहा है, हो नहीं रहा है, लग रहा है। समझ में? इसलिए मैं यहाँ पर डेजिग्नेट किया हूं हीट एक्सपीरियंसेस से स्यूडो फोर्स और झूठ मूठ का फोर्स, जिसको हम इनर्शिया फोर्स कहते हैं। कैसा इनर्शिया फोर्स? ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन। जिधर को एक्सीलरेट हो रहा होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आए, मतलब वेलोसिटी 0 था, कुछ वेलोसिटी हुआ तो एक्सीलरेशन तो हुआ ना।
या फिर उसका वेलोसिटी बदल गया, मोशन में ही बदला हुआ है, तब भी वेलोसिटी बदला, मतलब एक्सीलरेशन हुआ। तो दोनों केस को इंक्लूड करके हम एक सिंगल केस बना रहे हैं, मतलब जब भी बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है। हम ये लिख सकते थे जब भी कोई बॉडी रेस्ट मोशन में आता है या फिर उसका मोशन बदलता है, उसके ऊपर शैडो फोर्स आता है। इतना सारा लिखने की बजाय मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हेनेवर ए बॉडी एक्सीलरेट्स। बात समझ में आ रहा है? तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ स्टेटमेंट। whenever a body a mass m whenever a mass m accelerates, कौन है? Whenever a mass m accelerates at a, it experiences a pseudo force in opposition to the acceleration. This force is called inertia force. क्या बात समझ में आया? अब ये अगर एक pseudo force को एक्सपीरियंस कर रहा है कौन? ऑब्जर्वर, तो उसको उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो चाहिए। हर फोर्स का होता है ना? क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया फोर्स। क्या है ये? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया फोर्स क्या था? ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। यस, इज ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया फोर्स। आप जानते हो कि जितना मासिव ज्यादा होगा उतना ज्यादा इनर्शिया, और जितना जोर से एक्सीलरेशन होगा उतना जोर से धक्का फील करते हैं। मतलब मास और एक्सीलरेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? m इंटू ए। कहां पे आता है ये? कहां पे आता है इनर्शिया फोर्स? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास समझ में आता है क्या आपको? सेंटर ऑफ मास, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंटर में। जैसे पेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बीच में। एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत जानते हो। सेंटर मास पूरा एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, 2-3 क्लास लगेगा खाली सेंटर ऑफ मास, इतने सारे है ना। तो क्या मैं आपको समझा पाया? अब आप कहोगे कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है, ये बॉडी का मास m है और इसको कोई खींचने लगा एक्सीलरेशन a में, मैं शूडो फोर्स दिखाना चाहता हूँ, इनर्शिया फोर्स दिखाना चाहता हूँ। कहाँ पे आएगा? एट द सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है भैया? इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर में, और किधर को आएगा? ऐसे। और ये जो फोर्स है कितना होगा? m इंटू ए। मतलब इसको लगेगा कि मेरे ऊपर एक फोर्स आ रहा है, मेरा सेंटर ऑफ मास में, मेरे उल्टा डायरेक्शन। ऐसा कोई फोर्स हो ही नहीं रहा, उसको लग रहा है। सो ये झूठ मूठ का फोर्स है। क्या बात समझ में आया? जैसे मान लो कि ये कोई एक ट्रक है, और ये ट्रक में हुआ यूं है कि ये कोई गाड़ी ऐसा है, और हुआ यूं है कि ये ट्रक में कोई पेंडुलम झूल रहा है और ये ट्रक एक्सीलरेट करता है। तो पेंडुलम आपको क्या लग रहा है, कैसा पोजीशन में रहेगा? ऐसा, ऐसा और ऐसा। 1 2 3 ऐसे रहेगा टूवर्ड्स बैक। नहीं, पेंडुलम ऑटोमेटिकली इसमें ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेंडुलम के ऊपर फोर्स ऐसे आ रहा होगा। कितना? m। जब भी कोई चीज को ऐसे खींचते हैं तो ऐसे टेढ़ा हो जाता है। तो पेंडुलम को लगेगा कि उसको कोई खींच रहा है। असलियत में पेंडुलम को कोई नहीं खींच रहा है, खींच रहा है तो थ्रेड। बात समझ में आ रहा है? लगता है, होता नहीं है। तो इनर्शिया फोर्स एक झूठ मूठ का फोर्स है। हम लोग एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स पढ़े थे, ये ना एक्सटर्नल है ना इंटरनल है। क्या है? झूठ मूठ का है ही नहीं। तो नहीं, जैसे हम जानते हैं कि जेंडर है, ये बॉय ये गर्ल है। भूत का क्या है? वो भी चींटी का भूत, मरा हुआ चींटी का आत्मा आया। जेंडर क्या होगा पता चलेगा? चींटी का ही तो पता नहीं चलता है, फिर भूत उसका तो छोड़ो मारोगे। तो उनके लिए कोई चीज बनता ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या? तो ये जो इनर्शिया फोर्स समझ में आया, तो जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करेगा उसके ऊपर एक फोर्स आएगा, लगेगा, आएगा नहीं, लगेगा कि उसको लगेगा उसके ऊपर फोर्स आ रहा है ma, किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। जैसे देखो तो मान लो कि मेरे हाथ में कोई वजनदार चीज है, आई एम सेंसिंग इट्स वेट। 5 kg रखा, दर्द कर रहा है, हाथ बहुत जैसे कब से पकड़ के खड़े। अगर मैं हाथ को ऐसे कर दिया तो दर्द उतना होगा कि कम होगा? क्यों? क्योंकि जैसे आप हाथ नीचे की एक्सीलरेशन a में, उसके ऊपर एक फोर्स आया,
ma, तो उसका वेट कम हो गया कि नहीं हो गया? Are you getting? अगर आप किसी एक वेइंग मशीन पे खड़े हो एंड यू सी योर रीडिंग, आप रीडिंग देख रहे हो, आप सडनली क्या हुआ, वेइंग मशीन के साथ आप छत से कूद गए, चलो आपके दुश्मन कूद गया, जब कूद गए आपका मास है 50 kg, तो रीडिंग क्या दिखाएगा? 50 से कम। सोचो छत से गिर रहे हो तो आपका एक्सीलरेशन क्या है भैया? जी। तो इसके ऊपर आदमी का हम जानते हैं रीडिंग इन द वेइंग मशीन इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द मैन एंड द मशीन। बता दें कि नहीं बता दें? अब अगर ये आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम में करता हूं, आदमी का तो वेट है ही है और वो अभी एक स्यूडो फोर्स फील करने लगा, कितना? ma, लेकिन a तो g के बराबर है, तो रीडिंग क्या आ जाएगा? 0. So when you are falling freely, the reading will be 0. No reading will be seen. फिर गिरने के बाद, नीचे आने के बाद ही रीडिंग दिखेगा। जब तक गिर रहे थे रास्ते में, what was the reading? 0. क्योंकि you are not able to push it. कैसे पुश करोगे? अभी तो गिर रहा है, तुम भी तो गिर रहे हो, पुश करोगे तभी ना होगा। वो तो प्रैक्टिकली हम लोग सोच रहे हैं, but with the concept of inertia force you understand. So whenever a body accelerates at a rate a, he is falling freely. So there will be a force in the upward direction. He will experience a force in the upward direction. उसको लगेगा कि मैं हल्का हो गया, है कि नहीं? क्या मैं inertia force के बारे में आपको समझा पाया? लेकिन ये किस काम का? Why it is required? Why should you know? हम तो ऐसा कोई भी चीज नहीं सीखते जो हमारे काम के नहीं, तो हम inertia force के बारे में क्यों सीखेंगे? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और हमें कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका निकालना आता है फोर्सेस। ये एक्सीलरेटेड मोशन है, क्या करेंगे? चलो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई एक वाल है और यहाँ पर कोई एक बॉल है और सपोज हियर इज एन इंक्लाइंड प्लेन and you clever, if you are asked to find out the reaction forces at these points you can find out. सबको आता है क्योंकि इक्विलिब्रियम में। Suppose this entire arrangement is there inside a truck. अब ये ट्रक रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है। अब भी पूछा बताओ रिएक्शन फोर्सेस एट A एंड एट B, लेकिन अभी तो नेट फोर्स 0 नहीं है। Can you make use of Lemi's theorem? No. Can you make sigma fx 0 sigma fy 0? No. नहीं, तो फिर अब कैसे निकालेंगे? अब है हमें अब भी पता करना है कि व्हाट इज रिएक्शन फोर्स एट बी और पता करना है व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स एट ए, और इसका कुछ वेट तो दिया होगा जो भी है, हमें ये दोनों चीज पता करना है। लेकिन इक्विलिब्रियम में होता तो बोल देते कि सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 RARB में रिलेशन ले लेते, लेकिन अब तो नहीं बनेगा क्योंकि ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट तो 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं? क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है ना, ट्रक के अंदर बैठा है। लेकिन आप बता सकते हो क्या ये जो तीनों फोर्स है RA और mg और RB, ये तीनों का रिजल्टेंट 0 नहीं है, हमें मालूम है। कितना है? ma, क्योंकि मास m इज, ये तीनों के चलते मास m इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन a, तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन इट? ma, और वो किधर को है? इधर को है, इज नॉट इन दिस डायरेक्शन, तो इट शुड बी इक्वल टू ma एंड दैट इज इन दिस डायरेक्शन। क्या बात समझ में आया? यस सर। ये तीनों फोर्स 0 नहीं है, लेकिन दैट इज इक्वल टू 0 इसके साथ आ गया, तो हम कहेंगे ये, इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे, ये तीनों फोर्स 0 तो नहीं है लेकिन तीनों का रिजल्टेंट इज इक्वल टू ma दैट इन दिस डायरेक्शन। ना हमें RA मालूम है ना RB मालूम है, लेकिन तीनों का रिजल्टेंट मालूम है। अगर इसके जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में मैं जबरदस्ती अपना स्यूडो फोर्स को दिखा देता हूँ। स्यूडो फोर्स भी कितना था? वो भी तो ma था। अब ये तीनों मिलके कितना थे? ma इधर को, उसके साथ इसको जोड़ दिए, अब नेट फोर्स क्या हो गया? 0। अब हो गया काम हमारा। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ अगर हम इनर्शिया फोर्स को दिखा देते हैं तो बोलेंगे नेट फोर्स 0। फिर नेट फोर्स 0 हो गया तो लेमिस थ्योरम सिग्मा fx 0 सिग्मा fy 0 सब कुछ हम कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ, तो वही चीज को लिखना है, तो वही चीज को लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसमें? पॉइंट नंबर ये गया कहाँ? बीट नंबर is inertia force is taken into account
taken into account in the free body diagram. In addition to all external forces, then we can apply all conditions of equilibrium. This state of equilibrium is called dynamic equilibrium. पहले जो पढ़ रहे थे वो स्टैटिक था. It is now dynamic equilibrium. कहानी यहाँ पे खत्म. क्या आपको चीजें समझ में आया? कोई बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है, फिर भी उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं मुझे जानना है, तो फिर I have to make use of the inertia force. बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम पहले जो करते थे वो भी सब कुछ करना है, खाली एक तो MA दिखा देना. क्या बात समझ में आया? है ना? चलिए छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन देखते हैं. सपोज हम कहेंगे कि ये केस स्टडी लेते हैं, आपको याद रखना है. मैन inside an accelerating lift. क्या यहाँ पर कोई एक आदमी है, जिसका मास m है, और ये किसी एक वेइंग मशीन पे खड़ा है किसी एक लिफ्ट के अंदर. सारा चीज को डिटेल्स में लिखने में लंबा हो जाता है, तो विल राइट थ्रू डायग्राम. ये लिफ्ट है, लिफ्ट नीचे आ रहा है विथ एन एक्सीलरेशन a0, है ना. ये केस स्टडी है. हाँ, केस 1. अब ये फिगर देखिए, समझ में आ रहा है? क्या निकालना है? टू फाइंड रीडिंग इन मशीन. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड रीडिंग इन वेइंग मशीन. और मशीन, कोई आदमी वेइंग मशीन पे खड़ा है. क्या मेरी बात समझ में आया? ये रीडिंग मुझे पता करना है. और पहले से हमारे पास जानकारी है कि जो वेइंग मशीन वाला केस है, इसमें दी रीडिंग होता है. आपको मालूम है कि रीडिंग इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन मैन. क्या नहीं बताया था मैं? रिएक्शन ऑन मैन. रीडिंग होता है नॉर्मल रिएक्शन ऑन मैन. ये हमें मालूम है. ये हमें मालूम है. नाउ वी आर गोइंग फॉर केस 1. चलो, ये कौन सा केस 1? केस 1 बगल में आपको दिखाया गया है. ये जानकारी हमारे पास है और हम बनाना चाहते हैं. ये जो आदमी है लिफ्ट के अंदर, वो भी वेइंग मशीन के ऊपर पागल सा आदमी खड़ा है. हमें उसका रीडिंग पता करना है. बहुत सारे केसेस लेंगे. केस 1 में ये है. फिगर देख लो, केस 1 है. मुझे चाहिए कि आदमी का रीडिंग क्या आएगा. समझ में आया? तो आदमी का रीडिंग करें, फ्री बॉडी डायग्राम. आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो हमें देखना है कि आदमी रेस्ट में है क्या. नहीं, ये तो एक्सीलरेट कर रहा है. अच्छा, एक्सीलरेट कर रहा है तो फिर क्या करेंगे? कैसे एनालिसिस करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे. नॉर्मली सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखाएंगे, साथ साथ शैडो फोर्स को दिखा देंगे. नॉर्मल फोर्सेस, उसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है? एक तो उसका वेट आ रहा होगा पक्का, और एक तो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, वही तो रीडिंग है. और शैडो फोर्स. क्यों जुबिका? ये आदमी के ऊपर शैडो फोर्स किधर को आ रहा है? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट. नीचे जा रहा है. आदमी जा रहा है नीचे, शैडो फोर्स किधर को आएगा?
ऊपर, तो स्यूडो फोर्स ऐसे आएगा कितना ma। एक बार हम स्यूडो फोर्स को, इनर्शिया फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा दिए, अब नेट फोर्स क्या है? जीरो। अब बोलोगे नेट फोर्स जीरो तो कैसे एक्सीलरेट कर रहा है? अरे ये झूठ मूठ का है, सचमुच थोड़ी है ना। हाँ, अब नेट फोर्स जीरो है तो सिग्मा एफ जीरो, सिग्मा एफ जीरो, लेमिस थ्योरम सब कुछ कर सकते हैं। तो हम कहेंगे केस वन में क्या था? लिफ्ट इज गोइंग डाउन, लिफ्ट एक्सीलरेट्स डाउन, ये है हमारा केस, है ना। तो ऐसा केस में आप क्या कहोगे? सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब आर ऊपर की तरफ, एम ए ऊपर की तरफ इज इक्वल टू एम जी। तो आर कितना हो गया? एम जी माइनस एम ए। इसलिए एक्सीलरेटिंग लिफ्ट में लिफ्ट नीचे आता है तो आदमी का वेट कम दिखाएगा। वो बड़ा वाला झूला देखे हो ना, वो दुर्गा पूजा में आता है, उसमें नीचे आते वक्त लगता है कि नहीं हम हल्का हो गए हैं? क्यों? क्योंकि यू आर एक्सीलरेटिंग डाउन, तो लगता है कि हल्का हो गया, है कि? तो ये जब नीचे आ रहा है उसको लग रहा है वेट हो गया उसका mg माइनस ma। हाँ तो पड़ेगा ना, एक्सीलरेशन ऊपर होगा तो स्यूडो फोर्स होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मैं ये बोल रहा था ये mg माइनस ma है, अगर ये g एक्सीलरेशन में गिरता तो फ्री फॉल में गिरता, एक जगह g होता, ये हो जाता जीरो, रीडिंग क्या होता? तो ध्यान रहे कि एवरी फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज वेटलेस, कोई भी चीज अगर फ्रीली गिर रहा है वो वेटलेस हो जाएगा, है ना। अपना वेट कम करना है, छत पे जाके कूद जाओ, जब तक गिर रहे हो तब तक वेटलेस, गिरे उसके बाद सब कुछ आ जाएगा और मोर आ जाएगा प्लास्टर वस्टर के साथ। स्वर्ग में भी जा सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं। हाँ, ऊपर से गिरोगे फिर नीचे से ऊपर जाओगे। यस सर। इसका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है। चलो अच्छा ठीक, आया समझ में केस वन? क्या मैं आपको केस टू दे सकता हूं बताने के लिए? तो व्हेन द लिफ्ट इज कमिंग डाउन व्हाट वाज द रीडिंग? mg माइनस ma, याद रहा क्या? अब मैं अगर पूछूं कि बताओ भैया ये केस में क्या होगा, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा बदलाव है सिस्टम में कि लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग अप, लिफ्ट एक्सीलरेट्स अप, बस ये केस टू है और सब कुछ बाकी आप जानते हो। ये ही है वो लिफ्ट, वो आदमी, वो वेइंग मशीन, बस आदमी जो है वो क्या कर रहा है? अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या बदलाव आएगा? सब कुछ तो वही रहेगा, खाली ये स्यूडो फोर्स किधर को हो जाएगा? नीचे, है कि नहीं? ये गंदा हो गया। जी प्लस हाँ यस। अब क्या हो जाएगा? उसको लगेगा कि मेरा वेट बढ़ गया, स्यूडो फोर्स किधर को होगा? ये नीचे की तरफ होगा, तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू एम जी प्लस एम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर वो लिफ्ट ऊपर जाएगा तो उसको ज्यादा रीडिंग मिलेगा। मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर किया था अपना वेइंग मशीन में खड़े होकर, आप लोग देखे हो? ठीक है, आज मैं शेयर कर दूंगा। I've done it। किसी एक वेइंग मशीन पे खड़े होकर लिफ्ट के अंदर गया और कैमरा लगा दिया वेइंग मशीन पे, लिफ्ट को चला दिया और रिकॉर्डिंग कर लिया, देखो कैसे कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। कर लिया था सर। वो सिग्मा एफवाई के नीचे आर माइनस एम ए होगा, R माइनस एम ए होगा। R माइनस एम ए क्यों लिखेंगे? सीधा तो समझ में आ रहा है, R इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। क्या बात समझ में आया? तो कब आपको रीडिंग ज्यादा फीलिंग होगा? जब लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है कि नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है? कब आपको वेट ज्यादा फीलिंग होगा? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है कि नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी में? कांस्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सीलरेशन, दोनों केस में आपको बराबर मिलने वाला। समझ में आ रहा है? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो ऊपर जाए या नीचे आए रीडिंग तो वही आएगा, कितना? ओनली mg। समझ में आ रहा है? यस। तो ये आप देख लिए पहला केस स्टडी हम लोग रिलेटेड टू लिफ्ट। तो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ क्या? कुड यू फॉलो इट? चलिए, अब आपको क्योंकि समझ में आ गया है तो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन आपसे करवाते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा, और दिया क्या है कि यहाँ पर कोई एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, और यहाँ पर
वाल रखा हुआ है। आई रिपीट द सेम केस, आई रिपीट द सेम केस अगेन, बट नाउ द केसेस आर डिफरेंट। यहां पर हुआ यूं है कि वाल वगैरह कुछ नहीं है। क्या था ये 2 kg का मास, ये 3 kg का मास, यहाँ पर ये 2 kg का मास, ये 3 kg का मास। यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहाँ पे मैं फोर्स दे रखा हूं 40 न्यूटन का, और सेम थिंग इज अप्लाइड हियर ऑल्सो। बात समझ में आया क्या? 40 न्यूटन फोर्स दोनों केस में दे रखा हूं। ये हो गया केस 1 और ये केस 2। दोनों ही केस में दोनों ब्लॉक के बीच में कुछ कुछ फोर्स है। ये ब्लॉक इसको ढकेल रहा होगा तो ये भी उसको ढकेल रहा होगा। इस केस में भी वही है। ये कहो कि वो रिएक्शन फोर्स है बिटवीन द ब्लॉक्स। फाइंड द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स इन द बोथ केसेस, in each case rather, in each case find the reaction force between the blocks। हाँ तो चलो करते हैं। find reaction force between blocks in each case, in each case। ब्लॉक के बीच में रिएक्शन फोर्स बताना है हर एक केस में। क्या आपको पहले समझ में आया? क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या लग रहा है, दोनों केस में बराबर फोर्स होगा कि अलग अलग होगा? किस में ज्यादा होगा, पहला में कि दूसरा में? फील करो ना यार। मान लो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, किसी वाल को कोई दूसरा एक ब्लॉक लगा के तुमको पुश करे 100 न्यूटन में, तुमको कुछ फोर्स का फीलिंग आ रहा है क्योंकि वो पुश कर रहा है, आ रहा है ना। सडनली कोई वाल हटा दिया, तुमको उतना ही फोर्स का फीलिंग आएगा कि उससे कम फोर्स का फीलिंग आएगा, उससे ज्यादा? सोचो, वाल के अगेंस्ट में तुम खड़े थे, कोई एक पैकेट लगा के तुमको पुश कर रहा है, समझ में आया ना? यू आर सेंसिंग सम फोर्स। सडनली तुम्हारे पीछे से कोई वाल निकाल दिया, तुम ढकेले जाओगे कि नहीं? तो तुमको जो पुश कर रहा है उतना ही फोर्स फील करोगे कि कम फोर्स फील करोगे कि ज्यादा फोर्स फील करोगे? कम करोगे ना। मतलब इस केस में कम फोर्स है, इस केस में ज्यादा है। कितना है? हर एक केस में कितना है? पहला वाला केस रेस्ट में मूव नहीं कर सकता, अनलेस इसका नाम ही आता है। दूसरा वाला तो एक्सीलरेट करेगा, चलने लगेगा। स्यूडो फोर्स वाला कंसेप्ट लगाएंगे। क्या मेरी बात पकड़ में आ रहा है? पहला केस में सोचो, ये 40 न्यूटन इसके ऊपर लगाया, ये चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये भी इसको 40 न्यूटन दे रहा होगा। अब ये इसको 40 न्यूटन दिया तो ये इसको कितना देगा? मतलब व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम? सो आपको हो गया रिएक्शन फोर्स इज, पहला केस में, केस ए में रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स कितना हुआ? इज 40 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? लेट अस थिंक फॉर द सेकंड केस। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में पूछा है रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, सेकंड केस में रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। अच्छा बताओ, यहाँ पे ये जो फोर्स है ये क्या है? ड्राइविंग फोर्स, जो सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहा है। ड्राइविंग फोर्स, वो फोर्स कितना है? दिया है कि 40 न्यूटन, यही तो चला रहा है। ये नहीं रहता तो चलता कहाँ? वेट वगैरह है लेकिन उनके लिए चल रहा है क्या? नहीं, ये पूछ कर रहा है इसलिए चल रहा है। अच्छा, मास m क्या है? ड्रिवन मास। ये जो फोर्स के चलते कौन चल रहा है? ये दोनों ब्लॉक चल रहे हैं, है कि नहीं? तो ड्राइविंग फोर्स कितना है? ड्रिवन मास कितना है? ड्रिवन मास 2 kg भी चलेगा, 3 kg भी चलेगा, 2 + 3 इज नॉट 5 kg। यस, ये भी समझ में आया। तो व्हेन ए ड्राइविंग फोर्स ऑफ 40 न्यूटन वाज अप्लाइड, a mass 5 kg was driven, what will be the acceleration? 40/5 is 8 मीटर पर सेकंड। ये हो गया एक्सीलरेशन। लेकिन हमें ये सब नहीं पूछा था, हमें तो पूछा था रिएक्शन फोर्स। सबर करो, एक्सीलरेशन पता चलेगा तब ना स्यूडो फोर्स पता चलेगा। किसका फ्री बॉडी का डायग्राम करना चाहोगे? 2 kg करो, 3 kg करो, अपना मर्जी, किसी का भी कर सकते हो। किसका करना चाहोगे बोलो? तुम्हारा लकी नंबर क्या है? ऑड है कि इवन? 2 kg के ऊपर करेंगे। चलो, यूवी का बोल रही है 2 kg। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम दिखा जाए। फ्री बॉडी डायग्राम एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ
2 kg। थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ये 2 kg है, इसका वेट वगैरह तो है ही है, एक रिएक्शन फोर्स नीचे भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर एक 40 न्यूटन का फोर्स है, और ये 3 kg के कांटेक्ट में है। 3 kg भी ऊपर, उसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है R, जो हमें पता करना है, रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जा रहा है एक्सीलरेशन A में, जो कि कितना था, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? ये फ्री बॉडी डायग्राम में हमने सारा एक्सटर्नल फोर्स लिखा है। We can apply conditions of equilibrium. No, this is not at equilibrium. We have to show the pseudo force दिखाना है। pseudo force किधर को होगा? MA, ये कितना है? MA ना? MA मतलब M मतलब 2 kg, A मतलब 8, किधर को होगा? इधर को। Are you getting? I say it is 2 into 8, that is MA. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Now in the free body diagram, in addition to all other external forces, I have shown the pseudo force also. You can apply the conditions of equilibrium. That is sigma Fx is equal to 0. मतलब उधर का फोर्स must be equal to इधर का फोर्स। उधर को है 40 न्यूटन, इधर को है R plus 16, 2 into 8 16 होता है ना? Yes, sir. That is equal to 40। मतलब रिएक्शन फोर्स कितना है? 24 न्यूटन का। केस 1 में क्या था? 40 न्यूटन। अभी कम फोर्स हो गया। बात समझ में आ रहा है? अभी अगर कोई पूछेगा कि बताओ भैया इस केस में 2 kg 3 kg को कितना फोर्स में ढकेल रहा है, देखने वाले बोलेगा 40, ये भी 40 में। नहीं 40 में नहीं, क्योंकि ये खुद इसको रोकने की कोशिश कर रहा है अपनी मास के चलते। रोकने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा फोर्स को यही रोक लेता है, बाकी फोर्स उसको दे देता है। जितना रोक पाया, जो नहीं रोक पाया उसको दे दिया। समझ में आ रहा है? तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, तुमको कोई 100 न्यूटन फोर्स में ढकेला, तुम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो 10 न्यूटन, रोक तो नहीं पाओगे, लेकिन बगल वाले को कितना दोगे? 90 न्यूटन। 10 न्यूटन तो तुम ही रोक दिए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, तो ये कुछ रोकने की कोशिश किया, बाकी इसको दिया, तो इसके ऊपर 40 से कम हो गया। अगर सोचो, अगर तुम लोगों को सच में समझ में आ रहा है, ये 2 kg है, 3 kg है, तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स आया। अगर ये 3 kg है, 2 kg होता तब भी दोनों के बीच में कुछ फोर्स आता। सेम होता कि डिफरेंट होता? अब 3 kg, अगर यहाँ पर 3 kg होता तो ज्यादा रोक पाता इनर्शिया के चलते, और कम फोर्स देता। Are you getting? Yes, sir. See the depth of it. इधर से 40 न्यूटन दो, दोनों के बीच में जो फोर्स है, फील करो चीजों को। इधर से 40 न्यूटन दो, दोनों के बीच में जो फोर्स है, इधर देने की बजाय अगर इधर से दोगे तो दोनों के बीच में वही फोर्स होगा क्या? नहीं, क्योंकि 3 kg का इनर्शिया ज्यादा है, ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा। Are you getting? Yes, sir. Now you better try it and see. 3 kg को इधर दे दो फोर्स, सेम केस को चलो डील करते हैं। फाइंड द रिएक्शन फोर्स। जब 2 kg को पुश किए तो क्या आंसर आया? 24 न्यूटन आया ना? Yes, sir. 2 kg को पुश कर रहे थे। अभी अगर मैं 3 kg को पुश करता तो चलो मैं केस बदल लेता। ये 2 kg है, ये 3 kg है, और वो 40 न्यूटन वाला इधर से दे रहा है। कौन? फोर्स 40 न्यूटन, ये 3 kg है। अब पता करना है कि बताओ व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। फाइंड फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। आपको क्या लग रहा है पहले बताओ? पहला केस में जब इधर से दे रहे थे वो 24 न्यूटन था, अब 24 न्यूटन होगा कि उससे ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। क्यों 24 हो रहा था? समझ में आना? वो तो मैथमेटिकली हम लोग निकाल दिए। समझ में आया ना? इनर्शिया के चलते वो खुद रोक रहा है कुछ। मेरे पीछे तुम खड़े हो, मेरे को कोई 100 न्यूटन में पुश कर रहा है, मेरा ताकत है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन रोक लो तो तुम्हारे ऊपर कितना आएगा? 90। मेरा ताकत है 40 न्यूटन का, तो तेरे ऊपर आएगा 60, क्योंकि वो 100 से पुश कर रहा है। Are you getting? तो यहाँ पर जब 3 kg हो गया, इसका इनर्शिया ज्यादा है, ज्यादा अपोज करने की कोशिश करेगा, तो कम फोर्स इसके ऊपर आएगा। तो कम मतलब पहले था 24, जब इसको पुश कर रहे थे आया था 24, अब इसको पुश करेंगे तो 24 से कम आएगा। कितना होगा? निकाल के देखो, तरीका तो वही है। हाँ चलो देखो, यहाँ पर आप क्या कहोगे? ड्राइविंग फोर्स 40 न्यूटन, ड्रिवन मास वही 2 + 3 वही 5 kg, तो एक्सीलरेशन, अरे भाई फोर्स बाई मास तीनों केस में बराबर है, 40/5 ईच। उस केस में भी वही था। अब हमें पता करना है रिएक्शन फोर्स। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करें। ये 2 kg, 2 kg के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? एक तो ये दे रहा है, जो मुझे पता करना है कितने जोर से दे रहा है, यही पता करना है, और इसका वेट वगैरह है, नॉर्मल रिएक्शन है। और 2 kg इधर जा रहा है एक्सीलरेशन A में, तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। कितना? M में।
तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 गिव्स यू R इज इक्वल टू ma और m क्या था 2 kg, a कितना था 8, इज नॉट इट 16 न्यूटन। हाँ देखो फोर्स कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ है? आंसर हम 3 kg वाला का पेपर 3 kg का करो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर वही आएगा। करके दिखाए 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। चलो 3 kg का करते हैं, ऑल्टरनेट मेथड दिखाते हैं। 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ये है। 3 kg का वेट, नॉर्मल रिएक्शन, 40 न्यूटन फोर्स, और ये 2 kg उसके ऊपर दे रहा है, और ये सिस्टम इधर जा रहा है एक्सीलरेशन ए में, तो इसके ऊपर सीटो फोर्स आ रहा होगा 3a, तो आप कहोगे R सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू R प्लस 3a इज इक्वल टू 40, a कितना था 8 है ना, तो ये हो गया R इज इक्वल टू 40 माइनस 24 इज इक्वल टू 16 न्यूटन। किसी के भी करो वही आएगा। क्या सीडो फोर्स का जो अहमियत आपको समझ में आ रहा है? है ना इंटरेस्टिंग चीज है? चलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। डू इट नाउ। बस आपको करना है ये क्वेश्चन। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। कैसे ब्लॉक से, कैसे ब्लॉक, ये है एक, ये है दूसरा। ये दोनों ब्लॉक का मासेस है से 3 kg एंड 7 kg, और उनके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो फोर्सेस दिखने में कुछ ऐसा है। ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। इधर से फोर्स आ रहा है समथिंग लाइक 63 न्यूटन का, और इधर का फोर्स आ रहा है 35 न्यूटन का। फाइंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। ये दोनों ब्लॉक के बीच में रिएक्शन फोर्स पता करना है। क्या पहले बताओ, कर सकते हो क्या? क्या करना है? ड्राइविंग फोर्स, ड्रिवन मास, एक्सीलरेशन, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम, और उसमें घुसेड़ दो क्या? सीडो फोर्स। हो गया ना, काम खत्म। करो 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 करो, यू कैन डू इट। देखते हैं कौन सबसे पहला आंसर देता है या फिर देती है। जब तक आप आंसर निकालो तब तक मैं ब्लॉक को कलरिंग करता हूं। ये हो गई हमारा पहला ब्लॉक, और ये हो गई हमारा दूसरा। 2 ब्लॉक है, 3 kg और 7 kg का रिएक्शन फोर्स पता करना है दोनों ब्लॉक के बीच में। 8.4 न्यूटन ओनली। हाँ, इतना कम नहीं होना यार। इधर से 35 मिनट, 63 दोनों दबा रहे हैं बीच में इसका। अच्छा पहले बताओ, अगर ये 35 होता, ये भी 35 होता, व्हाई योर आंसर इज रॉन्ग? आई डोंट गो फॉर कैलकुलेशंस। अगर ये 35 होता, ये भी 35 होता, सिस्टम चलता क्या? नहीं चलता, मतलब दोनों रेस्ट में होते हैं। ये क्यों नहीं चलता? इसके ऊपर तो 35 आ रहा है, क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये भी देता 35, तो रिएक्शन फोर्स कितना होता? 35। तो ये 35, ये 35 होता तो रिएक्शन फोर्स होता 35। तो ड्रिवन फोर्स। तो सुनना, मेरे बात तो सुन ले पहले। अगर दोनों 35 होते तो नेट फोर्स क्या होता? 0। चलता क्या? नहीं चलता ना। तो दोनों के बीच में रिएक्शन फोर्स क्या होता? 35 भी होता, क्योंकि ये नहीं चल रहा। ये क्यों नहीं चल रहा? 35 दे रहे, चल नहीं रहा, मतलब ये भी 35 ही दे रहा है। अब ये 35 होता तो यहाँ पर 35 होता। ये 35, ये 63 है, तो 8.3 होगा, कुछ ज्यादा ही होगा कि नहीं होगा? दोनों 35 होते तो 35 होता, ये 35 के साथ 63 एक्स्ट्रा है, तो रिएक्शन फोर्स 8.3 होगा क्या? जो आंसर तुम बोले ना, आंसर इज 8.3। तो आई वांटेड टू जस्टिफाई बाय फीलिंग कि 8.3 तो हो नहीं सकता, 35 से तो ज्यादा होना ही है उसको, है ही नहीं? 19.6 चिल्ला के बोल रहे हैं कि 35 से ज्यादा होना ही चाहिए उसको, उसका है 19.6। ये भगवान धरती फट जा, मैं गिरूं नीचे। यहाँ से गिरूंगा तो अपने बेडरूम पे ही गिरूंगा। चलो ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं। पहला क्वेश्चन है थोड़ा अकड़ बकड़। 54.6। 54.6
चलो देखते हैं। पहला आंसर आ रहा है 54.6 फ्रॉम आकाशवाणी। चलिए, तो पहले आप मेरे साथ करिए सॉल्यूशन। 54.6 देखते हैं लड़का का आंसर सही है क्या। क्या मुझे कोई ड्राइविंग फोर्स बताएगा? 63 minus 35 is not 28। क्या आपको ड्रिवन मास बताओगे? G plus 7 दोनों मिलके चलेंगे 10 kg। क्या एक्सीलरेशन बताओगे? हाँ, फोर्स बाई मास होता है 2.8 मीटर पर सेकेंड। रिएक्शन फोर्स चाहिए। किसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे? 3 kg की 7 kg? जिसका मर्जी, किसका भी करो। किसका करना चाहोगे बोलो? 3 kg का करेंगे। 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग? एक तो मैं दे रहा हूँ, ये 3 kg है, ठीक है, 3 kg। और ये दे रहा हूँ मैं 63 न्यूटन का। और क्या है, इसके ऊपर एक वेट आ रहा होगा, एक रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा। 3 kg 7 के साथ कांटेक्ट में है तो 7 kg 3 kg को पुश कर रहा होगा, जो हमें पता करना है। और क्या है, बस इतना ही था। कांटेक्ट फोर्स, 3 तो कांटेक्ट फोर्स, एक वेट। और ये 3 kg किधर जा रहा है? वेयर इट इज गोइंग? इट इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स राइट। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ऐसा है, तो स्यूडो फोर्स कैसे होगा? क्या मेरी बात समझ में आया? द स्यूडो फोर्स इज कमिंग आउट टू बी, द स्यूडो फोर्स इज कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आया? एक मिनट। हेलो हेलो, हरिओम। हाँ ठीक है, मैं क्लास कर ले कथा ही अच्छा। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 3 हो गया ना। अब फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं। कैन वी नॉट अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम? यस। 8 डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ कितना? 3 kg। आप कहोगे सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। क्या कहोगे? R प्लस 3A इज इक्वल टू 63 और इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 63 माइनस 3A। 3A कितना है? A कितना है? A कितना है भाई, बोलो तो कोई। 2.8 का A, तो कितना हो गया? 7.4 है। 7.4 कैसे होगा? 8.4। 8.4 माइनस कर दो, क्या बच गया? कितना है? 54.6। अरे लड़का तो तेज है कि नहीं? इट इज कमिंग आउट टू बी 54.666 न्यूटन। बढ़िया है, वेरी गुड सार्थक। समझ रहे हो? Could you follow it? Yes, sir. है ना इंटरेस्टिंग? Yes, sir. तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मोड़ के देता हूँ, क्योंकि तुम लोग अच्छा कर रहे हो, तो डू इट। ये कोई एक बॉल है, ये कोई एक पेंडुलम में पेंडुलम जो है वो झूल रहा है किसी लिफ्ट के अंदर, ठीक है। और दिया है कि ये बॉल का मास है 3 kg। अगर ये पेंडुलम ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, when lift goes up with 2 meter per second square, find tension in the thread। अब ये थ्रेड में टेंशन बताओ, ये थ्रेड में टेंशन बताओ। पेंडुलम ऊपर जा रहा है, क्या आप बता सकते हो? Yes, sir. कितना आंसर आया? इतना देर तो क्या करना है? यू हैव टू गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम।
सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखाना है, वेट है और ऊपर जा रहा है तो शैडो फोर्स टेंशन कितना हुआ 3G प्लस 3। देखो सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 गिव्स यू T इज इक्वल टू 3G प्लस यस 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 दैट इज 36 न्यूटन। हम पहले भी बताए थे लिफ्ट के अंदर वाली केस तो हुआ। लिफ्ट के अंदर जो आदमी खड़ा था वेइंग मशीन के ऊपर, वो आदमी उधर जिसके बाल नहीं थे, दिखे ही नहीं दिखे, दिखे ही नहीं दिखा वो आदमी को। यस सर। हाँ बाल था क्या उसका मकसद पे नहीं था, हाँ गया वो आदमी है, यही है। बता जो भी क्या वो तेरे को सामने फेस करके खड़ा है कि पीछा करके खड़ा है? मुझे क्या पता। तो इसका आंख नहीं दिख रहा है, मतलब पीछे करके ही तो खड़ा होगा। मुझे क्या पता। मुझे नहीं प्लस वो बहुत जैसा ड्रेस पहना हुआ है। हाँ तो मैं बोला कैसे खड़ा हूँ, मैं ऐसे खड़ा रहूंगा तो तुमको मेरे आंख दिखेंगे क्या? यहाँ पे नहीं दिखेंगे ना। मेरे से बाल तो दिख रहा था। हाँ तो उसका है, उसका मेरा भी नहीं है, मेरा ज्यादा है। सपोज उसके बाल नहीं। तू भूतनी सर मैं सुंदर भूतनी हूँ। आया समझ में सबको? सर उसके हाथ भी नहीं। क्या ये चीजें सबको समझ में आया? टेंशन कितना हो जाएगा? 36 न्यूटन। चलिए और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर आपको लाना है बना के। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है मान लो कि 4 kg का है और इस ब्लॉक को कोई खींच रहा है। कैसे? बाय मीन्स ऑफ रोप, कोई रस्सी लगा के खींच रहा है और रस्सी का मास कितना है? 1 kg। खींचने वाला खींच रहा है विथ ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। क्वेश्चन समझ में आया? कोई इस ब्लॉक को खींच रहा है 30 न्यूटन का फोर्स लगा के। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फोर्स with which rope pulls the block। देखो अब तक क्या मिसकंसेप्शन था। 24 kg। देखो ब्लॉक का पहले क्या था, कोई बोलेगा कि रस्सी कितना जोर से खींच रहा है, बोलोगे 30 न्यूटन। पहले बोलते थे कि नहीं बोलते थे? लेकिन अभी तो कोई दूसरा है क्योंकि अपना मास भी है। कितना आया? 24 kg। फोर्स होता है न्यूटन। कर सकते हो क्या? कर सकते हो? देख रहा है कि ये इसको कितने जोर से खींच रहा है। नहीं तो क्या ड्राइविंग फोर्स नहीं जानते हो इस केस में? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? 30 न्यूटन। व्हाट इज द ड्रिवन मास? किसमें से कौन चल रहा है? यस, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 kg। ये 5 kg किधर जाएगा? इधर। क्या एक्सीलरेशन में? 30/5 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता करना है कि ये ब्लॉक को रस्सी कितने जोर खींच रहा है, मतलब ब्लॉक इधर जा रहा है, रस्सी कितने जोर से खींच रहा है, वही पूछा है। और क्या उसका वेट वगैरह भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है और क्योंकि इधर जा रहा है तो इसके ऊपर इधर को भी तो फोर्स आएगा। कितना? 4A, क्योंकि इसका मास कितना था? 270 है कि नहीं? अब A कितना था? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो T इज इक्वल टू 4A। तो T कितना हो गया? 24 न्यूटन। खत्म कहानी। तो रस्सी इसको कितने जोर से आप खींच रहे हो? 30 न्यूटन में, लेकिन रस्सी खींच रहा है कितने में? 24 न्यूटन में। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। तो आप कहोगे द रस्सी इज पुलिंग द ब्लॉक विथ अ फोर्स ऑफ 24 न्यूटन। क्या मेरा क्वेश्चन और आंसर आपको समझ में आया? सॉल्यूशन ऐसा है। सो ये किसका हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg क्या दे रहा है? सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 कह रहा है कि T इज इक्वल टू 4A और दैट इज 24 न्यूटन। है ना? खैर पढ़ेंगे दूसरे क्लास में, अगले क्लास फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। आज लगा सर क्लास जल्दी खत्म।